कि हम देश की 543 लोकसभा सीटों में से तकरीबन 95% लोकसभा सीटों तक पहुंचे हैं। वहां पर जो वोटर वोट देकर निकला है पोलिंग स्टेशन के बाहर, हमने उससे बातचीत की है। हमने उससे यह भी जाना है कि वोट देते वक्त आपके जहन में क्या था, कौन कौन से फैक्टर आपके जहन में थे, मुद्दे आपके जहन में कौन कौन से थे, प्रत्याशी को कितना आपने ध्यान में रखा, केंद्र में आप किसकी सरकार चाहते हैं, क्या मोदी जी आपके जहन में थे वोट देते वक्त या फिर राहुल गांधी का चेहरा था। इन तमाम बातों पर हमने लोगों की राय जानी है और उसके आधार पर हमने ये डेटा तैयार किया। और चर्चा के लिए हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में। हमारे साथ संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही दीपक रंजन जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। संजय चौधरी जी, प्रवक्ता भाजपा, हमारे बीच में। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी 7वें फेज की वोटिंग चल रही है, जो कि अंतिम दौर में है, लेकिन बहुत जल्द वो खत्म हो जाएगी। देश से जो आम चुनाव है वो खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं संजय चौधरी जी का, बीजेपी प्रवक्ता हैं। संजय चौधरी जी, अंतिम दौर का रण आज पूर्ण विराम लगने वाला है। अभी तक का जो पोलिंग परसेंट आप उठाकर देखें, यूपी से अगर आप उठा करके देखें, क्या लग रहा है? प्रचंड गर्मी में जनता घर से निकली है, किसका वोटर कितना निकला है? अभी तक डेटा देखकर आपका क्या आकलन? देखिए, हमारा आकलन वही है जो चुनाव के पहले हमने जो लक्ष्य रखा था, और उसी लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की साख रही है कि हमने 2024 में भी कहा था कि हम 272 क्रॉस करेंगे, हमने वो करके दिखाया। हमने जब 2019 में कहा था कि हम 300 प्लस करेंगे, तो उस समय जो वातावरण था, 3 राज्यों के चुनाव हम हारे थे, तो लोग कहते थे कि बीजेपी सब जगह सैचुरेट कर गई है, उसके लिए यह असंभव है लक्ष्य को पाना। हमने अपनी मेहनत से, अपने कार्यक्रमों से और भ्रष्टाचार से मुक्त योजनाओं के आधार पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले करके दिखाया है, उससे और बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी अपने प्रदर्शन को और आगे बढ़ाने वाली है। ओके, दीपक रंजन जी, देखिए अभी एग्जिट पोल के आंकड़े आने में, नंबर्स आने में समय है, क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है और हम उसका पूरा पालन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर आई कि कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल की डिबेट में शामिल होगी। समाजवादी पार्टी तो पहले से ही तय करके बैठी थी कि हम शामिल होंगे, अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पहले यह कहना है कि हम शामिल नहीं होंगे, अभी यह कहना कि हम शामिल होंगे। आप स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का, सहमत है कि हाँ होना चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र में आपको हिस्सा लेना चाहिए डिबेट में? देखिए अमित भाई, आज लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व मतदान दिवस का, आप सभी को मतदान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और मैं समझता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी वोटर से मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने वोट नहीं डाला है, अभी 45 मिनट बचा है, अगर आप जाकर के वोट डाल सकते हो। ये सही बात है कि गर्मी बहुत प्रचंड है, लेकिन गर्मी से बचा करके आपको लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में आपको हिस्सा लेना चाहिए, आपको शरीक होना चाहिए। देखिए रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का ये फैसला स्वागत योग्य, और जाहिर सी बात है आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपका फ्रेम कांग्रेस के बिना कहीं ना कहीं जितनी भी न्यूज चैनल्स या जितने भी न्यूज एजेंसीज हो, कहीं ना कहीं फ्रेम आपका खाली रहता। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुशी का इजहार करना चाहिए। हम तो स्वागत कर ही रहे हैं इसका। दीपक जी, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी ओपिनियन आनी चाहिए, और हमारा दायित्व है कि हम उनको मंच प्रदान करें। इससे आगे उनकी इच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ बैठकर जो वो बात कहेंगे वो जनता के लिए कहेंगे, उसको जनता सुनेगी। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हम भी चौथा स्तंभ है, और ये उनकी भी जिम्मेदारी है, लेजिस्लेचर की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच जो 7वें चरण की वोटिंग चल रही है, उस पर अपने रिपोर्टर से एक अपडेट लेना जरूरी है। उपेंद्र हमारे साथ हैं वाराणसी से। उपेंद्र, क्या पोजीशन है वहां पर? कितने % वोट पड़ चुके हैं? यहां तो 10 लाख से ज्यादा की ऐतिहासिक जीत का दावा भाजपा कर रही है, पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वोटिंग परसेंट रहा है, अभी हालांकि 5 बजे तक का अपडेट नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि 60% से ज्यादा वोटिंग हो जाएगी, क्योंकि 3 बजे तक ही जो वोटिंग परसेंटेज था वो 48 के करीब था, यानी कि जो 50% हो गया था। तो ऐसे में 2 घंटे बाकी थे, 3 घंटे बाकी थे, तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज 60 के ऊपर जाएगा। और 60 के ऊपर अगर वोटिंग परसेंटेज जाता है तो लाजमी तौर पर कि जो पिछले बार का अगर रिकॉर्ड है वो टूट सकता है, ऐसा बीजेपी के जो समर्थक हैं, नेता हैं, वो मान रहे हैं। मैंने आज पहली बार देखा अमित आस्था कि यहाँ पर दिन में भी इतना मेला जैसा जो है भीड़ रही, जैसा मेला लगा हो, तो ये अच्छी बात है, बता रहा है। ये अच्छी तस्वीर है, क्योंकि हमने पहले के चरणों में देखा है कि तेज धूप के चलते बहुत सारे लोग घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन इस बार अगर वो तस्वीर बदली है तो ये शुभ संकेत है। इसी बीच हम आपको ये भी समझा देते हैं कि देश के सबसे बड़े एग्जिट पोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक एक सीट के आंकड़े दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं यूपी में बीजेपी गठबंधन के दिग्गजों पर, जो 2024 के चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं।
चलिए एक एक करके उन चेहरों से आपका परिचय कराते हैं जिनका जिक्र हो रहा है, जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। समाजवादी पार्टी के दिग्गजों पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बीजेपी के दिग्गजों की बात कर लेते हैं। स्मृति ईरानी, करण भूषण सिंह, अजय टेनी मिश्रा, इसके अलावा एसपी सिंह बघेल, अरुण गोविल, ये वो चेहरे हैं। हेमा मालिनी, संजीव बालियान, अनुप्रिया पटेल, रवि किशन, इन दिग्गजों की साख भी दांव पर है। दिनेश लाल यादव निरहुआ, साध्वी निरंजन ज्योति, दिनेश प्रताप सिंह, नीरज शेखर, साक्षी महाराज, सुब्रत पाठक, ये वो चेहरे हैं जिन पर सबकी नजर टिकी है, जिन्होंने चुनाव लड़ा है और बड़े बड़े चुनावी और ऐतिहासिक जीत के दावे हैं। तो एक तरह से पार्टी और इनकी साख भी दांव पर है। फैसला जनता ईवीएम में कैद कर चुकी है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, फेहरिस्त आप देखते जाइए। ये बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के बड़े चेहरे जो आपके सामने आ रहे हैं। करण भूषण सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, कौशल किशोर हैं। अजय मिश्रा टेनी जो कि खीरी से प्रत्याशी हैं। एसपी सिंह बघेल आगरा से प्रत्याशी हैं। अरुण गोविल मथुरा से चुनावी मैदान में उतरे। हेमा मालिनी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरी। रवि किशन, अनुप्रिया पटेल, ये वो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है कि क्या ये जीत के अपने सिलसिले को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर चेहरे वही हैं जो 2014 या 2019 में चुनावी मैदान में उतरे थे बीजेपी के सिंबल पर। लिहाजा इस बार भी इन सभी पर सबकी निगाह टिकी हुई है। और अब समाजवादी पार्टी के दिग्गजों पर नजर डालते हैं जिनकी साख दांव पर है, जो 2024 के चुनावी मैदान में यूपी से ताल ठोक रहे हैं। उन चेहरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, कन्नौज मैनपुरी सीटें, धर्मेंद्र यादव, अफजाल अंसारी, आजमगढ़ गाजीपुर की सीट, नरेश उत्तम पटेल, आदित्य यादव, अक्षय यादव, किन किन को टिकट दिया है। परिवार के कई सदस्य जो कि चुनावी मैदान में हैं और उन सबके चेहरे और साख दांव पर है। और इस बार जो बीजेपी मिशन 80 लेकर चली थी, उसके बाद जो दावे हैं आईएनडीआईए की तरफ से कि मजबूती से चुनाव लड़ा गया है, बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, तो इन चेहरों का क्या फैसला जनता ने सुनाया है, उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे कि दरअसल ग्राउंड रिपोर्ट और पोल की रिपोर्ट क्या कहती है। तो बीजेपी के दिग्गजों के बाद, समाजवादी पार्टी के दिग्गजों के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं, उनको भी आप देख लीजिए। राहुल गांधी इस बार अमेठी से नहीं, रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे हैं। किशोरी लाल जो कि अमेठी सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं, उन पर भी हर किसी की निगाह है। अजय राय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनावी मैदान में हैं। ये कांग्रेस पार्टी के दिग्गज चेहरे हैं जिन पर हर किसी की निगाह है कि अपनी अपनी सीट पर ये क्या कमाल करते हैं। राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी चुनावी मैदान में हैं। अमेठी से किशोरी लाल हैं। अजय राय वाराणसी से हैं। दानिश अली अमरोहा से हैं। पिछली बार बीएसपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में थे, इस बार कांग्रेस पार्टी के सिंबल से हैं। इमरान मसूद सहारनपुर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के दिग्गज चेहरे हैं जिन पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है। और अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से हैं। पीसीआर दूसरे रिपोर्टर कौन और कहां से, उस पर अपडेट कीजिए। लेकिन उसके साथ ही हमारे मेहमान भी हमारे बीच में हैं और सबसे पहले हम प्रभात जी का रुख करते हैं। प्रभात जी, जिस एग्जिट पोल को न्यूज 18 लेकर आया है, पोल हब और न्यूज 18 का ये सर्वे है, हमने जो मेथोडोलॉजी समझाई, इसकी ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी को लेकर आप क्या समझाना चाहेंगे? 95,000 सैंपल साइज है, 21 राज्यों की 518 सीटों को हमने कवर किया है, साइंटिफिक मेथड से चीजों को क्रॉस चेक वेरीफाई किया गया है। तो जो डेटा सामने आएगा उसे लेकर इंप्रेशन। देखिए आस्था जी, निश्चित तौर पे न्यूज़ 18 ने बहुत, उनकी टीम ने काम किया है पूरे देश के अंदर। और जिस तरीके से ये जो एग्जिट पोल का आपने जो साइंटिफिक जो चीज़ बताई, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने क्रॉस चेक किया है, जैसे कि कोई वोट डाल के मतदाता आता है, अगर उससे हम कोई राय लेते हैं तो वो राय उसकी हो सकता है वो अपनी बात ना बताना चाहे कि मैंने किसको वोट दिया, लेकिन जब आप उसके कॉल करके, आप उसको फोन करके उसकी राय लेते हैं, उसको मैच करते हैं, तो ये आपको पता लग जाता है कि ये जो इसने मुझे बताया था ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मतदाता आपको भ्रमित करने के लिए बटन ईवीएम का किसी और पे दबाता है और बताता कुछ और है, ऐसा भी होता है। तो ये एक सबसे बड़ा न्यूज़ 18 का साइंटिफिक एक तरीका है जो आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो चल लेते हैं, उसके बाद संजय जी मैं आपके पास आऊंगा। शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप शायद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है एग्जिट पोल से पहले, वो आप बताइए। चूंकि 7वें चरण की वोटिंग भी चल रही है, उसको लेकर कैसी चर्चा वहां पर चल रही है, और कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि एग्जिट पोल के डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शामिल होंगे। यह फैसला कैसे बदला वो बताइए आप शिवम।
निश्चित तौर पर पहले कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया था कि वो एग्जिट पोल पर शामिल नहीं होंगे, लेकिन चूंकि आज इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक थी और आप ये देखिए नेताओं का निकलने का सिलसिला जारी है और इसी बैठक में ये तय किया गया कि सभी जो पार्टियां हैं वो एग्जिट पोल का जो आ रहा है उसमें शामिल होंगी। इसके पीछे माना यह जा रहा है कि कुछ नेताओं का तर्क था कि पहले ही संदेश खराब जा चुका है जब कई चैनल्स को बॉयकॉट कर दिया गया और अब ऐसे में अगर एग्जिट पोल्स को भी बॉयकॉट करते हैं निश्चित तौर पर जनता के बीच कुछ इस तरीके की बात जाएगी कि पहले ही इंडिया गठबंधन डर रहा है या फिर जानबूझकर ऐसी डिबेट्स हैं जो एग्जिट पोल्स हैं इनको इग्नोर कर रहा है। उसके बाद अभी पवन खेड़ा ने ये जानकारी दी तो जिसके बाद ये साफ हो गया कि पूरा इंडिया गठबंधन अब एग्जिट पोल्स में शामिल होगा। हालांकि आज बड़ी बात यह कि अध्यक्ष खड़गे ने इंडिया गठबंधन का जो एग्जिट पोल है उसका दावा किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन 290 सीटें जीतने जा रहा है, चूंकि उन्हें भरोसा है कि गठबंधन सरकार में आएगा। कांग्रेस भी अपने दावे को मजबूती से रख रही है। दिल्ली से पवन गौड़ हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, अब से थोड़ी देर बाद हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों में इसे लेकर एक चर्चा होती है। आखिरी दौर की वोटिंग लगभग आखिरी आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। एग्जिट पोल्स को लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और दावे भी। ओपिनियन को सपोर्ट करना है या किन आंकड़ों से पीछे हटना है उसे खारिज करना है, इसको लेकर भी एक रणनीति शुरू हो जाती है। देखिए, जाहिर तौर पर सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि बीजेपी इस बार जो है वो सबसे ज़्यादा सीट पर इतिहास में चुनाव लड़ रही है। 441 सीट पर बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं। उसके साथ साथ अगर रणनीति की बात करते हैं तो आज सुबह ही बीजेपी दफ्तर में 3 बड़े केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उसके साथ में पीयूष गोयल, हरदीप पुरी ने तमाम बीजेपी के जो प्रवक्ताओं की जो पूरी टीम है उनके साथ बैठक की और एक मीडिया की रणनीति तैयार की। किस तरह से जो पूरी एक जब एग्जिट पोल के जब नतीजे आएंगे तो किस तरह से पार्टी का तो जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं, रणनीतिकार हैं, वो एक बैठक करते हैं और उसके बाद इसको फाइनल किया जाता है कि आखिर किस तरह जाकर के अपनी राय रखनी है, किस लाइन लेंथ पर बात करनी है और किन आंकड़ों को किस तरह से उस पर अपनी चर्चा में लेकर आना है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। महा एग्जिट पोल लगातार जारी है। बस थोड़ी देर और जब हमारा पहला डेटा आने वाला है